हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम टॉप 50 जीके क्वेश्चन का जो सीरीज कर रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसीलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो सभी आ जाएं और इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं कि अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं और आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, तो वो आपके पास आएंगे अनअकैडमी प्लस कोर्स के थ्रू। यहाँ पर आपको कुछ पे करना होता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुल के आएगा वो ये पेज आपको दिखाएगा। यहाँ से आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट पढ़ाई वहाँ पे आपको करवाई जाएगी। उसके लिए कुछ आपको फ़ी लगेगा और अगर उस फी में आप कंसेशन चाहते हैं तो आप हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं। आपको 10% का ऑफ हमारा ये कोड दिलवा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे अगर लग रहे हैं, तो जब नेक्स्ट लेवल कोड डाल के आप अप्लाई करते हैं तो जब यहाँ पे कोड अप्लाई होता है तो आपको 10% यानी कि सिर्फ 900 रुपये लगेंगे, 10% का ऑफ आपको मिल जाता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, एक बार कम से कम 1 महीने के लिए आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक से आप उसे फॉलो जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे अगला हम अपना पहला क्वेश्चन कि अद्वैतवाद दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। तो ये कौन थे? शंकराचार्य जी थे। कौन थे? शंकराचार्य जी। वहीं आपको यहाँ पे माधवाचार्य जो हैं ये थे अद्वैत दर्शन के अद्वैत नहीं, द्वैत दर्शन के। ये द्वैत जैसे अगर हम हटा दें यहाँ से तो वो हो जाएंगे माधवाचार्य। और वही अगर विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें हम, विशिष्टा द्वैतवाद की, तो वो थे रामानुजाचार्य। याद रखना है आपको। आगे देखते हैं कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला जो है दिल्ली और दिल्ली साम्राज्य को राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, इसे जो दिल्ली का उद्धारक भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे आप जो कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। गुलाम वंश का पहला राजा यही था। गुलाम वंश के संस्थापक भी यही माने जाते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत की अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो इल्तुतमिश ही माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि गोल गुंबज कहाँ पर है। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो ये गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर। बीजापुर कहाँ पे? कर्नाटक में। और गोल गुंबज जो है इसका निर्माण शुरू करवाया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने। ये बहमनी शासक थे और ये इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन इसकी मृत्यु इसमें इसी दौरान हो गई थी, ये संपूर्ण नहीं बन पाया था। और बाद में जो है इसे कंप्लीट करवाया था किसने? तो अली आदिल शाह द्वितीय ने। अली आदिल शाह द्वितीय ने इसे करवाया था। जब मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी तो गोल गुंबज में ही उन्हें दफना दिया गया था। इसीलिए गोल गुंबज को आदिल शाह का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे किसने, यानी कि किस धातु के? तो वो किए गए थे सोना के। सोना धातु का किया गया था और इसे दिनार कहा जाता था। याद रखेंगे आप, दिनार। वहीं जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उसे रुपयक कहा जा रहा था। चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जा रहा था। आगे देखते हैं कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। पौरस की सेना ने झेलम नदी के तट पर इससे युद्ध किया था। इसके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में पौरस की हार हुई थी, वो हार गया था। लेकिन इसके युद्ध से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था सिकंदर कि उसने उसके राज्य को वापस कर दिया था और उससे मित्रता कर ली थी। और ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी, इसे ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में हाइडे स्पीज कहा जाता है। तो वहाँ पर इसे हाइडे स्पीज युद्ध इसीलिए भी कहा जाता है। तो झेलम नदी को हाइडे स्पीज कहा जाता है यूनानी भाषा में, याद रखेंगे। और इसी कारण से इस युद्ध का नाम हाइडे स्पीज का युद्ध पड़ा है। नेक्स्ट है कि इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका एक पुस्तक है, ये लिखी थी मेगस्थनीज ने और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसने इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके दरबार में आया था और काफ़ी समय इसने यहाँ बिताया। और इसीलिए इसने इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या है वो चीज़ें लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि खरवेल राजा किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो ये जो थे ये कलिंग। अब
तो ये जो थे ये कलिंग जो थे, कलिंग वंश के ये महानतम राजा थे। जो राजा खरवेल थे ये कलिंग वंश के महानतम शासक थे और इनके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिलती है। इनके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिलती है, जानकारी इनके बारे में दी जाती है। द्वितीय सदी, ये जो शासक थे ये द्वितीय सदी ईसा पूर्व में इसमें हुए थे और ये खारवेल चेदी वंश से थे। ये तो ऊपर में ही लिखा हुआ है। चल देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था 1540। युद्ध वगैरह के बारे में जो डेट्स रहते हैं ये आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इस बार जब टॉपिक में नहीं भी था, जब आपने ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि टॉपिक में ना होने के बावजूद भी हिस्ट्री के युद्ध वाले क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे थे। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले से चीन के साथ सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले से चीन के साथ सीमा लगती है। तो ये है किन्नौर। किन्नौर के साथ सीमा लगती है और इसे जो है किन्नौर को जो है देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। किन्नौर को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। और एक और बात कि किन्नौर में ही सबसे प्रसिद्ध, भारत के सबसे प्रसिद्ध जो सेब होते हैं ये किन्नौर में ही पाए जाते हैं। और बहुत जगह ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने किन्नौर में ही आके अपना निवास स्थान भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कब दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कब दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कब नहीं, कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना गया है। नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है। तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भी आपने सुना होगा, भागीरथी नदी पर ही है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना बेल्ट के नाम से ये फेमस है। पन्ना बेल्ट के नाम से ये फेमस है। और यहाँ पे आप जो सोना देख रहे हैं तो सोना के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, वो है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसके नाम पे मूवी भी आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज का संबंध किससे है। तो बीटी बीज का संबंध जो है कपास से है। बीटी बीज का संबंध कपास से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है लखनऊ। लखनऊ जो है वो कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य में होता है। तो ये कहाँ पर होता है। तो ये होता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। आगे देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती होती है। भारत में निम्न में जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से अलग गेहूं की अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो भारत में कौन सी जाति की खेती होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये जो है ब्रेड गेहूं की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। ब्रेड गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर होती है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होगा। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो विलो क्या होता है। तो क्रिकेट के बैट की जो लकड़ी यूज किया जाता है उसे विलो कहते हैं हम। तो ये शंकुवृक्षी वन से होता है। शंकुवृक्षी वन से ये पेड़ प्राप्त किया थे। तो वहाँ के शंकुवृक्षी वन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ के सभी पेड़ इसी शेप में रहते हैं। जो उनके पत्तियाँ होती हैं वो इस शेप में इस प्रकार से रहती हैं, शंकुनुमा हो जाती हैं, इसीलिए शंकुवृक्षी वन इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो ये कौन सी नदी है। ये है सोन नदी। सोन नदी है। अभी तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन बाद में अभी हम क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं,
बाद में जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हम चैप्टर वाइज भी पढ़ाई करेंगे। तो जब चैप्टर वाइज जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगला है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी के बायो रिजर्व में पाई जाती है। समुद्री गाय समुद्री घास खाती है, इसीलिए इसे समुद्री गाय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है किससे, किसके उत्पादन से? तो आपको पता होना चाहिए कि क्रांति के ऊपर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए क्रांति के ऊपर स्पेशल वीडियो हमने बनाया है। 28 प्रकार की क्रांतियों का जिक्र उसमें किया गया है। नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, हरित सोना क्रांति, हरित और वाइट गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति, ऐसे करके बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होती है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेने पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लेंगे तो कन्फ्यूजन आपका 100% दूर हो जाएगा। तो ज़रूर देखें, पहले आपको वन लाइनर मिलेगा और उसके बाद आपको उसी वीडियो में टेस्ट भी आपका हो जाएगा। उनके अलावा उसमें उन सभी के जनक के बारे में भी हमने चर्चा की हुई है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक मंदी यानी कि विश्वव्याप्त मंदी, जो पूरे विश्व में एक साथ ऐसा माना जाता है कि मंदी आई थी, तो ये कब आई थी? तो ये आई थी 1929 से 1934 के काल में। वैसे तो बहुत जगह आपको 1929 से 1932 ही मिलता है, लेकिन इसका असर जो है वो 34 तक था, इसीलिए इसे यह माना जाता है कि ये 1929 से 1934 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है किसका? तो ये राजकोषीय नीति का एक साधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये साधन का मतलब क्या हुआ? तो आपने CRR सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, SLR सुना होगा, बैंक रेट सुना होगा, आपने रिवर्स रेट सुना होगा, ये रेपो रेट सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट सुना होगा। तो ये सभी जो आते हैं, ये जैसे मौद्रिक नीति के हो जाते हैं ये सभी के सभी, तो उसी प्रकार से ये टूल्स होते हैं, उनके नाम से हम जाने जाते हैं। तो ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आने वाले घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसके नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो 3 सही हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, मौर्य का क्या पाटलिपुत्रा था? तो ये मौर्य का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा था। पांड्य का भी मदुरई था। पल्लव का वेल्लोर, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पल्लव का जो था राजधानी वो कांची था, कांची। पल्लव की राजधानी कांची थी। और काकतीय का वारंगल भी सही था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है? सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि देश के नागरिक द्वारा की गई कुल खपत, देश के नागरिकों द्वारा कुल खपत जो की जाती है उसे हम सामूहिक खपत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार है यानी कि मोनोपोली, अंग्रेजी में हम इसे मोनोपोली कहते हैं। अगर आप हिंदी में ना समझे हो तो अंग्रेजी में समझिए, एक होता है, मोनो का अर्थ होता है एक, एकाधिकार यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इसमें होता है, इसीलिए इसे एकाधिकार कहा गया है। अगला देखेंगे कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? किसमें द्विसदनात्मक एक अनिवार्य लक्षण है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संघ प्रणाली, हमारा संघ प्रणाली इसका एक अनिवार्य लक्षण है। चलो देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है। 12 से 35 तक ये एग्जिस्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। और मूल अधिकार हमने लिए कहाँ से हैं? तो हमने मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत आए थे, ऊपर भी मैंने चर्चा की थी, मेघस्तनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन।
सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा, सबसे महान शासक कौन हुआ था? तो ये हुए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत ही महान शासक थे ये। इनके रहते हुए उन साउथ साइड, ये साउथ के पड़ते थे, तो वहाँ पर कभी भी किसी बाहरी आक्रमण का कोई असर नहीं हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? गुप्त संवत जो है ये कब शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 319 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। और 78 जो है इससे शक संवत शुरू किया गया था। शक संवत शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? यहूदी लोग जो होते हैं उनके धार्मिक पाठ का क्या नाम है? धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? जैसे कि मुस्लिमों में कुरान होता है, और क्रिश्चियन में बाइबल, हिंदू में गीता, रामायण ये होते हैं। इसी प्रकार से जो यहूदी होते हैं उनके धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो इसका नाम होता है मूसा संहिता। मूसा संहिता। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। यहूदियों का देश कौन सा है? तो वो है जेरूसलम। जेरूसलम जो है, जेरूसलम नहीं, इजराइल। जेरूसलम तो उसकी राजधानी है। तो इजराइल जो है वो यहूदियों के देश के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में एकमात्र यहूदी देश है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर कौन थे? जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो कितनवें नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे, सबसे आखिरी। इनके बाद कोई तीर्थंकर जैन धर्म के नहीं हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये मूर्ति थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कि एक कांसे की मूर्ति थी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कहाँ से मूर्ति थी और कहाँ से प्राप्त हुई थी? बहुत बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप एक बार कमेंट करें। नहीं आपको पता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है तो वो कहाँ से मिली थी। कांसे की मूर्ति थी। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति के पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है 352 में, एक है 356 में, और एक है 360 में। ये सब आपको ध्यान देना है। 352 है जब देश में आपात आए, तो उस समय 356 है कि जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था फेल हो जाए, और 360 है वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित किया था? किस वर्ष आंतरिक अव्यवस्था के कारण, यानी कि यहाँ पे 352 के तहत यहाँ पे लगाया गया था। 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था। तो ये वर्ष 1975 में लगाया गया था, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी इस समय थी। तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि काफ़ी चर्चा चुनाव में शुरू हो जाते हैं। तो इसी आपातकाल की वहाँ पे बात किया। तो इसी के बाद से जो आंतरिक अव्यवस्था है, इसके कारण आपातकाल लगाने की जो नियम था उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि जब तक बाह्य आक्रमण ना हो तब तक आप आंतरिक अव्यवस्था के कारण पूरे देश में एक साथ आपात नहीं लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये लगा सकता है संसद। संसद में कौन कौन आ जाते हैं? संसद में 3 लोग आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके इस पे लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो ये किस अधिकार के माध्यम से? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के माध्यम से मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था?
तो ये कौन सा था? तो ये था ग्राम पंचायतों का आयोजन। ग्राम पंचायतों का आयोजन। यहाँ पे बहुत से लोग उपयुक्त सभी में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर हर किसी भी क्वेश्चन में उपयुक्त सभी ऑप्शन हो तो उसका आंसर हर बार वही हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों का, क्योंकि गांधी जी गांव को डेवलप्ड करना चाहते थे। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने लोगों को नामित किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन ये लोकसभा में शामिल किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 2 लोगों को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा किसके माध्यम से किया जाता है? कौन करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा जो होता है वो कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग 280 के तहत इसकी चर्चा भी की गई है, और वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। पहले वित्त अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी। अभी कौन सा चल रहा है? 14वां चल रहा है। 14वां वित्त आयोग चल रहा है, और 1 अप्रैल 2020 से 15वां वित्त आयोग चालू हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? जिसके अध्यक्ष होंगे NK सिंह। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑफ कोर्स हमारे देश का है, भारत का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का। सबसे छोटा है अमेरिका का। ब्रिटेन का अलिखित है। ब्रिटेन का क्या है? अलिखित है। अमेरिका का है सबसे छोटा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? कौन सा जो रिट है जो उच्च न्यायालय के द्वारा लगाया जाता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? कौन सा है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्ष, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी उसमें। अगला क्वेश्चन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? यह कथन किसने कहे थे? तो ये कहे थे लॉस्की ने। लॉस्की ने ये कथन कहे थे। इन वर्ड को आप एज इट इज़ याद रख लें, आपको फायदा करेगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कब? कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। तो ये जो है कभी भी या किसी दशा में नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय आपात के समय ही रद्द किए जाते हैं, जब पूरा देश हमारे संकट में हो उस समय। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये जो है सूचना का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि किस निर्देशक सिद्धांत द्वारा गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? किस निर्देशक सिद्धांत पर, किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर जो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जान पड़ता है? तो ये क्या हो जाएगा कि गौवध पर निषेध। गांधी जी भी गौ हत्या के विरोध में थे, तो यही है गौवध पर निषेध। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? ऊपर ही मैंने बताया था कि संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये संसद इनके बिना तो अधूरा है, इसीलिए राष्ट्रपति इसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार जो है, जो सिंधु सभ्यता के दौरान मिला था, खुदाई के दौरान, वो कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, जानकारी उसकी बताई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ये कौन था? ये था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था कि ये सभी एक आर्य जाति के हैं। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है? चाय का उत्पादन नहीं कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।